हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और देखिए जब भी आप किसी ऑफिस में जाके जॉब करेंगे तो देखिए वहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है किसी भी एम्प्लॉय को वहाँ पे टैली में स्पेशली जब वर्क करेंगे फर्स्ट टाइम उस टाइम, तो देखिए उन लोगों को जो लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर को क्रिएट करने में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, लेजर्स को क्रिएट करने से पहले आप सभी को समझना पड़ेगा ग्रुप्स के बारे में। अगर आप ग्रुप्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको लेजर क्रिएट करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि टोटल टैली के अंदर 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप्स जो होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं एंड 13 ग्रुप जो होते हैं वो सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादातर जो है नॉलेज होना चाहिए डिटेल में। ठीक है, और जहाँ तक से इसमें देखिए प्रैक्टिकल लाइफ का बात करूँ, यानी कि जैसा मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ पर देखिए मुझे इसमें से 100% ग्रुप्स का यूज़ नहीं आता है मेरे काम में। तकरीबन मान के चलिए 50 to 60% जो है आपको काम आएगा ग्रुप्स यानी कि लेजर को क्रिएट करने में। बाकी का चीज़ें काम में नहीं आती हैं। और देखिए जो लोग ऑफिस में ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कहीं जॉब किए हुए हैं तो वो लोग मेरे आज की इस वीडियो से काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में वो सभी चीज़ें जो कहीं पर जॉब करते हैं वो लोगों ने ऑलरेडी उस चीज़ को फेस करा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में थोड़ा डिटेल में ग्रुप्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और लेजर को क्रिएट करना सीखते हैं, वो भी लाइव। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने ये एक नया कंपनी बनाया हुआ है और मैंने इसमें किसी भी तरह का नया एंट्री नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ऑल्टर में आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितने लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। देखिए आप सभी को मालूम होना चाहिए टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कैश एंड पीएनएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो लेजर ऑलरेडी बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है 28 ग्रुप्स हैं उसके रिगार्डिंग जो है बनाना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए आप देखिए यहीं से क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आप क्रिएट के अंदर जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आपको आ जाना है यहाँ पे लेजर में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा लिस्ट में जो है वो हमारा लिस्ट में आता है। देखिए कुछ भी आप लिखते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया SUJEET सुजीत। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत महतो। अब बताइए आप लोग यहाँ पे ये सुजीत महतो है ये क्या है? मतलब एक तरह से हमारा कस्टमर है, हमारा सप्लायर है, हमारा एक तरह से कैपिटल देने वाला है, आखिर है कौन? तो पता कैसे चलेगा? उसको पता करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इस ग्रुप में। ठीक है, यानी कि इस 28 ग्रुप्स में से किसी ना किसी एक के अंदर इसको डालना पड़ेगा और यही इसी ग्रुप से डिफाइन होगा कि आखिर ये कौन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होगा, टैली क्या समझेगा कि सुजीत महतो नाम से दुनिया में या फिर इससे इंडिया बोले या फिर दुनिया बोले बात बराबर है कि हमारे दुनिया में एक नया बैंक खुल गया है सुजीत महतो नाम से। तो बताइए क्या सही है? नहीं ना, किसी का आदमी के नाम से बैंक खुलता है? नहीं खुलता है। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं ये जो हमारा एक गलत लेजर बन रहा है और हमारा गलत रिपोर्ट बन के रेडी होगा। इसके लिए इस सब आपको ध्यान देना है कि आखिर यहाँ पे आप नाम क्या लिख रहे हैं, उस नाम के रिलेटेड आप इसमें से ग्रुप्स कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक बैंक का नाम लिखते हैं जो कि हमारा HDFC बैंक है। अब बताइए हमारा बैंक है ना, ओके ये हमारा बैंक हो गया। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, बैंक अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बैंक अकाउंट एंड यहाँ पे बैंक OCC एंड बैंक OD। आप तीनों में से किस में डालेंगे? देखिए ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि जिस बैंक में किसी भी तरह का लोन ना हो। देखिए इसमें OCC एंड OD क्या एक तरह से लोन अकाउंट होता है। कैसे? देखिए OCC एंड OD लोन अकाउंट बैंक तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। कब कराया जाएगा? देखिए अगर इसमें आपका कंपनी के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसमें एक होता है लोन अगेंस्ट, आपको दिया जाएगा एक तरह से लोन। ठीक है, यानी कि स्टॉक के अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाएगा। वैसे ही एक होता है, और देखिए समझ लिया आप लोग एक चीज, OD का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसमें देखिए सिंपली क्या होता है, आपके पास जितना भी स्टॉक है कंपनी में उसके बिहाफ पे आपको जो है एक तरह से कंपनी लोन प्रोवाइड करती है जिसमें आपको पर मंथ एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, वैसे सेम होता है OCC यानी कि ओपन कैश क्रेडिट। इसमें आपको इस बैंक को शो करना पड़ता है कि आपका कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि देखिए बैंक को जब आप अपना स्टॉक को सेंड करेंगे या फिर आप अपना बैलेंस शीट को सबमिट करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ से उन लोगों को मालूम चल जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो उसके बेसिस पे आपको एक लिमिट देती है बैंक OCC जो है अकाउंट। यहाँ पर भी आपको एक लिमिट दिया जाता है बैंक की तरफ से एंड OD अकाउंट में भी एक तरह से लिमिट दिया जाएगा कि आप उतना लिमिट तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से लोन ही समझ लीजिए जहाँ पर आपको पर मंथ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। जो लिमिट दिया गया है आप उसमें से जितना अमाउंट खर्चा करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। किसी भी तरह का इसमें लोन का फैसिलिटी नहीं होता है। ठीक है, जितना आपके अकाउंट में पैसा रहेगा उतना ही आप खर्चा कर सकते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं HDFC बैंक क्या हमारा ये एक नॉर्मल बैंक हो गया
और ये जो आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है और आपका ये सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, वो सब डिटेल यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको चलिए सेव कर देते हैं। तो हमने एक लेजर क्रिएट कर लिया HDFC बैंक नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या करें, HDFC नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे HDFC OD अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, एंटर करेंगे। इसमें सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ OD, तो यहाँ पर क्या OD ही आता है, यानी कि लोन्स एंड लाइबिलिटी, एक तरह से आपके कंपनी के लिए लोन हो गया। वैसे अगर आप यहाँ पे OCC को सिलेक्ट करेंगे देखिए, तो भी आपको जो यहाँ पर OD ही दिखाई पड़ेगा, यानी कि OCC सिलेक्ट करिए या फिर OD सेलेक्ट करिए, दोनों में आपको OD ही यहाँ पर आने वाला। और देखिए आपको मालूम कहाँ से चलेगा, तो जो भी आपका कंपनी का ओनर है उनसे आप बात कर सकते हैं कि अकाउंट जो है OD अकाउंट में है क्या, तो उनसे आप पूछ के सिंपली इसको उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी यहाँ पे एंटर करते हुए जो भी डिटेल आपका है यहाँ पे देख सकते हैं, OD लिमिट दिया गया है। तो जो भी कंपनी के ऊपर OD लिमिट मिला है कंपनी को, उस लिमिट को यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट भर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। आई होप को यहाँ पे इतना चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं और एक यहाँ पे देखते हैं क्या नेक्स्ट, ब्रांच एंड डिवीजन। अब देखिए ब्रांच एंड डिवीजन क्या होता है, किसी भी कंपनी का बहुत सारे एक तरह से ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि हमारा PS कंप्यूटर क्लासेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं PS क्लासेस, और सपोज हमारा एक ब्रांच कहाँ पर है, बोकारो में, जब लिख देंगे बोकारो, इस तरह से कर सकते हैं, एंटर करेंगे। एंड सिंपली आपको यहाँ पे ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर रखना है, एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ भी लिख लेते हैं एंड एंटर करेंगे। यहाँ पे देख फिर क्या देख, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो भी आपके कंपनी के ऊपर पैसा लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, या फिर प्रोपराइटर हो सकता है। ठीक है, वो सबको बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ। अब देखिए इस नाम से तो क्लियर होगा नहीं कि हमारा कस्टमर है कि हमारा कैपिटल अकाउंट देने वाला है कि कौन है। तो सिंपली जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि हमारा पूंजी देने वाला है, तो उसको सिंपली आपको रखना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, एंटर करके बस आपको और कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं यहाँ से इस GSTN को अननोन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये होता है कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना, सेव कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, कुछ भी ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखिए फिर यहाँ पे है कैश इन हैंड। अब देखिए कैश इन हैंड का एक तो बाय डिफॉल्ट बना होता है, अब चाहे तो और एक यहाँ पे बना सकते हैं, और एक होता है हमारा पेटी एक्सपेंसेस, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप यहाँ पे और एक बना सकते हैं, पेटी एक्सपेंसेस नाम से। एंटर करते हुए आपको इसको रखना है कैश इन हैंड के अंदर। ठीक है, एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स क्या होते हैं, पहले आपको वो समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे, जैसे हम सपोज यहाँ पे हमने अभी बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, देखिए तो हमारा क्या होता है, ये हमारा अंडर आता है करंट एसेट के अंदर। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करते हैं, अगर कैश को सिलेक्ट करेंगे देखिए, तो भी आपको आएगा करंट एसेट्स के अंदर। तो यानी कि जो यहाँ पे लिखा है करंट एसेट्स, तो इसके अंदर ये एक तरह से हमारा प्राइमरी ग्रुप हो गया। इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, हमारा कैश इन हैंड हो गया, हमारे सन्ड्री डेटर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या होता है हमारा एक तरह से, एंड लोन एंड एडवांस हो गया। तो ये सब क्या होता है, एक तरह से हमारा करंट एसेट के अंदर आता है। क्यों, तो करंट एसेट का मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे कि बैंक में पैसा पड़ा है तो हमारा एक तरह से वो एसेट है, संपत्ति है, कैश भी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके हमारे पास संपत्ति है। अगर यहाँ पे बात करें सन्ड्री डेटर्स, यानी जो हमारे कस्टमर है, तो हमने उसको सेल करा हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए 1 साल के अंदर वो पैसा हमें दे देगा। यानी कि अगर 1 साल के अंदर हमारा पैसा आ जाता है, यानी कि सिंपली बोलें तो 1 साल के अंदर अगर हम लोग अपने उस पैसे को कवर कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, उसे बोलेंगे हम लोग करंट एसेट। एक होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है, जो कि देखिए हम लोग उसको सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई फर्नीचर खरीदा हुआ है, तो 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल तक वो चलता है ना। तो इस तरह से होता है करंट एसेट। करंट एसेट बेसिकली यहाँ पे इसको फिल करने का बहुत ही कम जरूरत पड़ता है, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया बैंक अकाउंट का, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया वो। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ बहुत कम पड़ता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ है। देखिए तो देखिए करंट लायबिलिटीज़ भी क्या होता है, इसके अंदर भी ये भी एक तरह से प्राइमरी ग्रुप होता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि देखिए जैसे कि हम सपोज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, इसको लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट में इसको पहले इरेज करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा करंट लायबिलिटीज़। वैसे अगर आप यहाँ पे लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो भी आपको देखने को मिलेगा करंट लायबिलिटीज़। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जो है करंट लायबिलिटीज़ इसमें उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से क्या कर देंगे, हम लोग आ जाएंगे जहाँ पर थे हम लोग करंट लायबिलिटीज़। मैं आपको सिंपली एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक
सैलरी पेबल, ठीक है, एंटर करेंगे। इसको आप रख सकते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, क्योंकि देखिए सैलरी पेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसका एंट्री ज़्यादातर 31 मार्च में होता है, जहाँ पर हम एम्प्लॉय को जैसे कि जनवरी की सैलरी कब देंगे, फरवरी में देंगे, फरवरी की सैलरी कब देंगे, मार्च में देंगे, मार्च की सैलरी कब देंगे, अप्रैल में देंगे। तो मार्च में सैलरी तो दे नहीं रहे हम, तो मार्च के महीने में हमें एक सैलरी पेबल का एंट्री पास करना होता है, जहाँ पर सैलरी को बुक करना होता है, ठीक है। उसका सैलरी हम लोग अप्रैल में देते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें काम में आती हैं, यानी कि जितने भी तरह का पेबल एंट्री होता है उसको रखा जाता है करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ पे एंटर करते हैं, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिर से कुछ लिख लेते हैं एस, और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए डिपॉजिट्स एंड एसेट। अब देखिए ये क्या होता है, एक तरह से आपको मालूम होगा कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और रूम को रेंट पे लेता है तो आपको एक सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, जिसे पगड़ी बोलते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है। जैसे कि सपोज हमने किसी कंपनी को, जैसे हमने एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर किसी भी पर्सन को, ठीक है, हमने यानी कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ पैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ पे डिपॉजिट्स, जो कि हमारे लिए एक तरह से एसेट हो गया, और देख सकते हैं यहाँ पे करंट एसेट के अंदर वो ऑटोमेटिक ले लेगा वो, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से ये हमारे क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। इसको सिंपली इस तरह से इसको भी सेव कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को फिल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वाउचर में जाकर एंट्री भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, आप लोग थोड़ा इसके बारे में ध्यान देंगे। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो कि डायरेक्ट बिजनेस को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपली कि हमने लेबर को अनलोडिंग चार्जेस दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, कंपनी के लिए एक तरह से डायरेक्ट खर्चा हो गया। एंड इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट, जैसे कि हमारे पास कोई गुड्स आया, देखिए सिंपली आप लोग समझिए, जैसे हमने कोई गुड्स को परचेज करा, ठीक है, उसका गुड्स का हमें पड़ा 100 रुपये उसका कॉस्ट था। अब उसको लाने का किराया यानी कि फ्रेट उसी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद से उसको अनलोडिंग करवाया गया, उसका भी उसी में कॉस्ट ऐड हो जाएगा। यानी कि सपोज लाने का खर्चा हो गया 2 रुपये, उसका अनलोडिंग का खर्चा हो गया 1 रुपये, टोटल कितना रुपये। यानी कि एक तरह से अब हमारा वो एक तरह से कॉस्ट रुपये, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो आइटम्स को परचेज करते हैं उसी में हमारा ये डायरेक्ट इन एक्सपेंस को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेट, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको सिंपली आपको इस तरह से, और उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है तो इसको जीएसटी एप्लीकेबल रख सकते हैं, और नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ पे इस तरह से इसको सर्विस रखते हुए इसको सेव कर देंगे, क्योंकि गुड्स नहीं होता है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे और एक चार्ज क्रिएट कर सकते हैं अनलोडिंग चार्जेस नाम से, ये भी हमारा होता है अनलोडिंग चार्जेस। एंटर करेंगे, इसको भी रख देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इसमें किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, तो इसमें आपको नॉट अवेलेबल कर देना है, एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट इनकम। अब देखिए डायरेक्ट इनकम क्या होता है, जैसे कि डायरेक्टली हमने कुछ भी सेल करा हुआ है, सेल से हमें आ सकता है पैसा, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का हमने सर्विस दिया हुआ है, उसके थ्रू हमें किसी भी तरह का जो है इनकम मिल सकता है, उसे बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी तरह का टैक्स का बात जब भी होता है, जैसे कि जीएसटी की बात करें यहाँ पे सिंपली, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा IGST, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंटर करेंगे, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है GST, एंड यहाँ पर आपको लेना है IGST, ठीक है। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि CGST क्रिएट होता है, SGST क्रिएट होता है, IGST क्रिएट होता है, तो सब चीज़ें यहाँ से क्रिएट करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो ये हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेंस डायरेक्ट। देखिए एक्सपेंस डायरेक्ट का बात करें या फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस का बात करें, दोनों ही सेम होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है, सपोज इसको सिलेक्ट करा एक्सपेंस डायरेक्ट को, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस आया। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे देखिए फिर से वहीं चल जा रहा है ना, यानी दोनों ही सेम होता है। इसको सेलेक्ट करेंगे या फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों में से दोनों ही सेम होता है। आपको एक ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिया पीछे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेंस इनडायरेक्ट। अब देखिए एक्सपेंस डायरेक्ट का बात करें या फिर यहाँ पे होता है एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोनों ही सेम होता है, दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही जिसको, जैसे कि देखिए हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंस डायरेक्ट को एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, यानी कि दोनों में से किसी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ यही आएगा। चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में हमने खर्चा करा, सपोज कंपनी ने खर्चा करा हुआ है रेंट पे, ठीक है, तो रेंट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये हमारा क्या होता है, एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, कंपनी के लिए खर्चा हो गया। वैसे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में हो गया, डेप्रिसिएशन का हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा होती है, ठीक है। इसको सिंपली आपको यहाँ पे रेंट में किसी भी तरह का GST अगर लगा हुआ है तो एप्लीकेबल कर सकते हैं, अगर GST नहीं लगा हुआ है तो इसको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। एंड सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ओके। आई होप इतना समझ में आया होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स। अब देखिए इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको रेंट आपको मिला तो ये सब क्या होता है, वहां से आपको इनकम रिसीव हुआ, ठीक है। जैसे कि हम सिंपली यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक रेंट रिसिप्ट, एंटर करेंगे एंड ये क्या हो गया, तो सिंपली इसको आपको रख देना है यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स, क्या कि आपको यहाँ पे इनकम हुआ। अगर आपको जीएसटी इसमें लेना है तो जीएसटी को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपली नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। अब देखिए अगर आपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको करके। यहाँ पे हमने लिखा सपोज, तो हमने यहाँ पे लिखा एबीसी कंपनी म्यूचुअल फंड, यानी कि हमने एक तरह से एबीसी कंपनी में म्यूचुअल फंड के तौर पे कुछ रुपए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको रख देना है इन्वेस्टमेंट के अंदर और आपको सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस एसेट। अब देखिए हमने सपोज किसी भी एम्प्लॉय को लोन दिया हुआ है या फिर किसी भी एम्प्लॉय को हमने एडवांस में उसको सैलरी दिया हुआ है, तो सब यहाँ पे फिल करा जाता है। चलिए इसको भी सीख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर पहले आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडवांस सैलरी, ओके, एंटर करेंगे। इसको आपको रखना है यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर, क्योंकि हम उसको एडवांस दे रहे हैं, ठीक है। यहीं अगर उसको हम एम्प्लॉय को, अगर यहाँ पे एक होता है लोन टू एम्प्लॉय, तो वहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं लोन एंड एडवांसेस के अंदर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे इसको आप इंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे लोन्स एंड लाइबिलिटी। अब देखिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको यहाँ पे लोन्स के बारे में, तो ये सब लोन्स जो बैंक ओडी हो गया, बैंक ओसीसी, ये सब अलग होता है। इनका अलग होता है जैसे कि लोन्स, जैसे कि आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, फिर होम लोन लिया हुआ है, प्रॉपर्टी लोन लिया हुआ है, तो सबको आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो चलिए यहाँ पर भी एक कर लेते हैं क्रिएट। सपोज हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, SBI बैंक से एक लोन लिया हुआ है, SBI बैंक से हमने क्या करा हुआ है, लोन लिया हुआ है। तो सिंपली आपको इसको रख देना है लोन्स एंड लाइबिलिटी के अंदर एंड सिंपली आपको इस तरह में इस एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट। अब देखिए इसका यूज़ जहाँ तक से मैंने बहुत सारे लोगों से बात करा हुआ है एंड सीए से मैंने बात करा हुआ है इनफैक्ट, तो उनका भी बोलना है कि इसका यूज़ तो हमें 99% नहीं होता है, और उनके केस में उनके लाइफ में अभी तक उनको एक बार भी यूज़ करने नहीं मिला गया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस का, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने भी तरह का एसेट होता है वो आपका ऑलरेडी पूरा, जितना हमने आपको बताया अभी आपको कि बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड हो गया, सन्नी डेटर्स हो गया, वहाँ से आपको पूरा पूरा कवर हो जाता है एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविजन। देखिए प्रोविजन का यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था सैलरी पेबल, ठीक है। तो सैलरी पेबल को आप रख सकते हैं प्रोविजन के अंदर, ये भी एक तरह से करंट लाइबिलिटी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएट करके। यहाँ पे हमने सैलरी पेबल ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे करता हूँ TDS पेबल नाम से, TDS पेबल। इसको आप रख सकते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर या फिर इसको रख देंगे प्रोविजन के अंदर, दोनों ही सेम होता है, ठीक है। यानी जितने भी तरह का पेबल एंट्री होता है वो सबको आपको प्रोविजन में रख सकते हैं या फिर आप करंट लाइबिलिटी के अंदर रख सकते हैं, और सिंपली आपको इसको एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप परचेस अकाउंट। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, आप परचेस अकाउंट आपको ज़रूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं परचेस GST, इस तरह कर सकते हैं एंड आपको इसको रख देना अंडर परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड सिंपली अगर इसमें GST एप्लीकेबल तो जाहिर सी बातें होगा ही, अगर है तो इसको सिंपली यहाँ पे, और इसमें कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे गुड्स लेना है, ठीक है। और आप गुड्स में डील करते हैं तो गुड्स को लीजिए एंड आप सर्विस में डील करते हैं तो आप सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको इसको यहाँ पे शेप कर देना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, एक तरह से ये कैपिटल अकाउंट होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कैपिटल अकाउंट, उसी तरह से ये भी एक तरह से रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। जैसे कि सिंपली आप चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ पर एक होता है जनरल रिजर्व, इस तरह क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको आप रख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रखिए या फिर रिटेन अर्निंग के अंदर रखिए। देखिए आपको यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस ही देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है रिटेन अर्निंग, देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। तो आपको ध्यान ये देना दोनों ही सेम होता है, ठीक है। दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आप और एक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि होता है एक कैपिटल रिजर्व नाम से, तो इसको भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व, ओके। एंटर करते हैं, इसको भी रखते हैं रिटेन अर्निंग रखिए या फिर रिजर्व सरप्लस, दोनों में से सेम ही होता है, किसी को भी आप ले सकते हैं, सेव कर देंगे, ठीक है। एक तरह से आपका कैपिटल अकाउंट ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है सेल्स अकाउंट। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, जब आप सेल करते हैं तो आपको सेल्स के लिए भी लेजर चाहिए, तो यहाँ पे लेते हैं सेल्स IGST CGST जो भी चाहते हैं, सेल्स GST जैसा भी क्रिएट करना है वो आपके ऊपर है। एंड यहाँ पर आपको रख देना है इसको
सेल्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। एंड आपको सिंपली इस तरह गुड्स में डील करते हैं, गुड्स को रखिए, सर्विस डील करते हैं, सर्विस को रख सकते हैं। जो भी आपको डील करते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेव कर देना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योर्ड लोन। अब देखिए सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जैसे कि आपने कहीं पे लोन लिया हुआ है और लोन लेते ही आपको आपसे कुछ गिरवी देना पड़ा, आपको कुछ सिक्योरिटी के तौर पे उसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे सिक्योर्ड लोन। फिर एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पर आपको जैसे कि आपने किसी फैमिली मेम्बर से लोन लिया हुआ है तो फैमिली मेम्बर या आपका दोस्त कोई भी आपको आपसे गिरवी तो नहीं लेगा ना, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अनसिक्योर्ड लोन, जहाँ पर आपको किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक इन हैंड। तो स्टॉक इन हैंड का मतलब क्या होता है, सिंपली जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको आपको एक तरह से करंट एसेट होता है हमारा, ठीक है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें आपको क्या करना है, सपोज जितने आपका सप्लायर होते हैं उसको आपको यहाँ पर रखना होता है। जैसे सपोज हमारे पास एक सप्लायर है, ये हमारा सप्लायर आसू ट्रेडर्स, ठीक है। तो हमारा सप्लायर है तो उसको रख देंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। जितने भी आपको सप्लायर होते हैं सबको आपको रखना होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है। एंड सिंपली आपको इस तरह से एंटर कर दो, इसको भी जीएसटी नंबर वगैरह जो भी यहाँ पर है उसको फिल करके, एड्रेस वगैरह फिल करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स हो गया। नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए सस्पेंस अकाउंट बहुत ज़्यादा काम में आता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि सपोज आपके कंपनी में कुछ अमाउंट आया, जैसे 10,000 रुपये आया, लेकिन कहाँ से आया वो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, किसने पैसा जमा किया पता नहीं चल रहा है, तो उस केस में आपको रखना होता है सस्पेंस अकाउंट के अंदर उसको लेजर को, ठीक है। ठीक है, एंटर करेंगे। अब इसको रख देना आपको अंडर सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो जब भी ऐसा कुछ अमाउंट आएगा जहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हमने पेमेंट रिसीव कहाँ से करा हुआ है या फिर हम पेमेंट किसको करा हुआ है, तो उस केस में आप इसका लेजर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी चीज़ें था हमने इंपॉर्टेंट जितना भी था सबको अच्छी तरीके से कवर कर लिया हुआ, ठीक। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।